नमस्कार। सेहत की चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेहत की चौपाल के प्रत्येक एपिसोड में हम स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे साझा करते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे दिल की सेहत को समझने में हमारी मदद करता है। क्या आपको कभी सोचना पड़ा कि डॉक्टर उस कागज़ पर बनी टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों को देखकर क्या समझते हैं? इस वीडियो में आपको ईसीजी करने और ईसीजी पढ़ने का आसान तरीका बताऊंगा। बिल्कुल शुरू से, बिना जटिल भाषा, बिना बिना मेडिकल लैंग्वेज, चाहे आप स्टूडेंट हो, पेशेंट हो या बस जानना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तैयार रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे कुछ लोग अभी भी ईकेजी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ईसीजी कब करना चाहिए? ये कैसे किया जाता है? इसके इलेक्ट्रोड्स बॉडी में कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स का सही जगह पर लगाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोड्स या जिसे सेंसर भी आप कह सकते हैं, अगर गलत जगह पर लग जाएं तो डायग्नोसिस ही पलट जाएगी। अर्थ का अनर्थ होने में टाइम नहीं लगता है। जैसे मात्र इलेक्ट्रोड की जगह बदल जाने से ही नॉर्मल मरीज को हार्ट अटैक की रिपोर्ट मिल सकती है और एरिथमिया की रिपोर्ट मिल सकती है उसे। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए इलेक्ट्रोड्स का लगाया जाना और या सेंसर का लगाया जाना बहुत आवश्यक है। उसके संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी। अब जानते हैं ईसीजी क्यों कराया जाता है। तो इसके मुख्य कारण होते, कभी कभी सीने में अचानक दर्द होने लगता है, हार्ट अटैक की संभावना हो जाती, एंजाइना का संदेह हो जाता है, या अनियमित धड़कन जैसे पल्पिटेशन बढ़ गया, एरिथमिया बढ़ गया, सांस की तकलीफ, हृदय संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए भी आप ईसीजी करा सकते हैं। किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कभी कभी सर्जरी से पहले पेशेंट की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए डॉक्टर लोग ईसीजी करवाते हैं, और कुछ लोग नियमित जांच भी कराते हैं। विशेषकर यदि पूरे परिवार में हृदय रोग का पुराना इतिहास रहा है तो उस परिवार के लोग अक्सर ईसीजी कराते रहते हैं। समय समय पर उनको डॉक्टर भी उनकी एडवाइस करते हैं कि आप ईसीजी कराते रहिए। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक सरल और दर्द रहित आसान परीक्षण है। इसे मरीज को किसी प्रकार करंट नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं हमें साहब करंट लग जाए, डरते हैं। इसमें हम शरीर के विभिन्न अंगों पर कुछ सेंसर लगाते हैं। इन सेंसर को ही इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर रेखाओं के रूप में एक पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं। इस पेपर को ही ईसीजी पेपर कहा जाता है। इन रेखाओं को समझना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर यह योग्य डॉक्टर बहुत आसानी से समझ सकता है और समझ करके मरीज के ट्रीटमेंट और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं, जिस ग्राफ पेपर पर ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए मशीन को कमांड सिग्नल कहाँ कहाँ से मिलते हैं। बहुत आवश्यक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसको अवश्य समझ लीजिए आप। अब बता रहा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट, हमारे हृदय में एक ऐसे नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, हमारे एट्रियम में कंट्रैक्शन होता है, एट्रियम में कंट्रैक्शन होता है, और ये सिग्नल ऐसे नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ जाते हैं, जिसे एवी नोड भी कहते हैं। एवी नोड इन सिग्नल्स को कुछ समय के लिए अपने पास रोकता है, जिससे एट्रिया कंट्रैक्शन पूरी तरह से हो सके। अगर रोकेगा नहीं तो एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ ही कंट्रैक्शन करने लगेगा। तो एक जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। अब एवी नोड के सिग्नल से वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर के राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होकर के पुरकिंजी फाइबर्स का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं आप? यही राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल फाइबर से गुजरते हैं, तब तक एट्रियम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके होते हैं और वेट्रियम में कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। हार्ट की इस पूरी एक्टिविटीज़ को पुरकिंजी फाइबर के माध्यम से ईसीजी पेपर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी को ईसीजी कहा जाता है, ईसीजी पेपर कहा जाता है। देखिए कहाँ कितना टेक्निकल है ये। और ईसीजी की इस रिपोर्ट से आपको क्या क्या मिल सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की रिपोर्ट मिल सकती है, हार्ट अटैक की,
हाइपरट्रॉफी, हृदय की मसल्स की असामान्य वृद्धि हो गई, उसके बारे में आपको सुनना मिल जाएगी। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, हार्ट काफ़ी तेजी से पंप करने लगा हो, उसी सूचना मिल जाए कौन सा कारण है, किस वजह से हो रहा है। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, असामान्य हृदय स्पंदन भी हो सकता है। सोचिए आप कितनी सारी चीज़ें, अगर ऐसा कुछ है तो मैं फिर आपसे बताऊंगा कि किसी अच्छे डॉक्टर संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट करें। अच्छा, ईसीजी करने के लिए कौन सी मशीन अच्छी रहती है? तो ईसीजी करने के लिए 12 लीड ईसीजी मशीन ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं एक टाइप बता रहा हूँ। वाई जानते हैं 12 लीड ईसीजी होता क्या है? जब ईसीजी 12 लीड वाली मशीन से रिकॉर्ड किया जाता है तो हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को 12 अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड करती है मशीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिशाओं से, जिससे बिल्कुल करेक्ट डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है। इसलिए हमें ईसीजी हमेशा 12 लीड ईसीजी से कराना चाहिए। ये लीड्स कितने प्रकार की होती हैं? ये लीड्स 2 प्रकार की होती हैं, देखिएगा। हेक्स एक्सियल लीड्स, सेकंड प्रीकार्डियल लीड्स। अब जानते हैं हेक्स एक्सियल लीड कौन कौन सी होती हैं। उसमें होती हैं लीड 1, लीड 2, लीड 3, या कह लीजिए आप लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, AVR, AVL एंड AVF। ये 6 लीड्स होती हैं। और 2 टाइप की हुई ना, और दूसरी है आपकी प्रीकार्डियल लीड्स। प्रीकार्डियल लीड्स कौन कौन से? ये भी 6 होती हैं। ये होती है V1, V2, V3, V4, V5, V6। कहते हैं हेक्स एक्सियल लीड्स की। हेक्स एक्सियल लीड का प्लेसमेंट करते हैं। हेक्स एक्सियल लीड को रिकॉर्ड करने के लिए शरीर पर सेंसर के रूप में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसका जो लीड फर्स्ट है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हमारे लेफ्ट आर्म में लगाया जाता है, और उसी का निगेटिव इलेक्ट्रोड्स हमारे राइट आर्म में लगाया जाता है। और ये इलेक्ट्रोड एक कैमरे की तरह काम करता है। वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक कैमरे की तरह हमारे लेफ्ट साइड से हार्ट को राइट साइड की तरफ देखता रहता है, उसकी विद्युत गतिविधियों को लेफ्ट टू राइट रिकॉर्ड करता है। देखिए, बिल्कुल जस्ट लाइक कैमरा जैसे रिकॉर्ड करता है वैसे ही ये भी करता है। अब आते हैं लीड 2 पे। लीड 2 हेक्स एक्सेल की बात कर रहे हैं। हेक्स एक्सेल में लीड 2 का प्लेसमेंट इलेक्ट्रोड बाएं पैर में और निगेटिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म में लगाया जाता है। ये भी कैमरे की तरह बाएं पैर से दाहिने हाथ की तरफ हृदय को नीचे से देखने का काम करता है। और अब आते हैं लीड 3। लीड 3 कहते हैं इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मैं हेक्स एक्सेल की बात कर रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाएं पैर पर व निगेटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्म पर लगाया जाता है। ये लीड बाएं पैर से बाएं हाथ की ओर हृदय की विद्युत गतिविधियों को कैमरे की तरह रिकॉर्ड करती है। ये तीनों लीड्स 3 अलग अलग दिशाओं से हृदय की गतिविधियों को रिकॉर्ड करती हैं और हमें हृदय की 3 अलग अलग तस्वीरें पुटअप करती है। अब बात करते हैं हेक्स एक्सियल लीड्स के शेष 3 लीड्स जो हैं, जिनको हम ऑगमेंटेड लीड्स कहते हैं। कौन कौन सी हैं? AVR, AVL, AVF। 6 लीड होती है ना, मैंने बताया ना आपको 6 लीड है हेक्स एक्सियल में। लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और लीड AVR, AVF एंड AVL। तो ये एक्चुअल में इसके लिए कोई लीड्स हमारी बॉडी में कहीं भी नहीं लगाई जाती, कोई सेंसर नहीं लगाया जाता है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने गणितीय गणना के आधार पर लीड 1, लीड 2, लीड 3 से ही लगाया है। इसके लिए कहीं कोई लीड्स नहीं लगाए जाते हैं, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। मगर 3 की जगह पे हमको 6 तरफ से इसका हर डायरेक्शन मिलता है, और ये हमारे हृदय को 6 तरफ से देखने में मदद करती है। अब बात करते हैं ऑगमेंटेड लीड्स। ऑगमेंटेड लीड हमारी AVR, हार्ट को राइट साइड से रिकॉर्ड करती है। AVL, हार्ट को लेफ्ट साइड से रिकॉर्ड करती है। और AVF, हार्ट को इंफीरियर साइड से, नीचे साइड से। इस प्रकार AVR राइट साइड से, AVL लेफ्ट साइड से, और AVF नीचे साइड से हार्ट को एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करती है। इस प्रकार से हमको हेक्स एक्सेल लीड से 6 तरह की अलग अलग तस्वीरें मिल रही हैं। अच्छा, ये लीड्स जो हमारी जो बात की है AVR, AVL, AVF, इनको ऑगमेंटेड लीड्स कहते हैं। इनको ऑगमेंटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इन लीड्स की मुख्य लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के वेक्टर से ही गणितीय गणना के आधार पर ड्राइव किया गया है। तो इनकी सिग्नल तीव्रता, सिग्नल स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, इसलिए इन्हें बनाने के लिए आर्गुमेंट तकनीक या विशेष तकनीक अपनाई जाती है।
और ईसीजी मशीन ने इन लीड्स को वोल्टेज को बढ़ा दिया, क्योंकि वोल्टेज काफ़ी डाउन होता है ना, ताकि ईसीजी पेपर पर स्पष्ट ट्रेसिंग मिल सके। इस वजह से इन्हें ऑगमेंटेड लीड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी डेराइव की गई हुई ऑलरेडी हैं, इनके लिए कोई सेंसर नहीं लगाया जाता है, तो इनमें सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी कमज़ोर होती है, जिस वजह से इनको ऑगमेंट किया जाता है। अब आइए देखते हैं, हृदय पे रख करके देखते हैं कि ये हमारे किस किस दिशा में हमारे हृदय को देख रही है। लीड 1 लेफ्ट से राइट को देख रही है, लीड 2 नीचे से लेफ्ट से राइट को देख रही है, लीड 3 लेफ्ट लेग से लेफ्ट हैंड की तरफ लेटरल इंफीरियर साइड से देख रही है, एवीएफ नीचे इंफीरियर साइड से देख रही है, एवीएल अपर लेफ्ट साइड से इस पोर्शन से, और एवीआर अपर राइट साइड से। विद्युत की गतिविधियों को 6 अलग अलग दिशाओं से रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं प्रीकार्डियल लीड्स। प्रीकार्डियल लीड्स कौन कौन सी होती हैं? प्रीकार्डियल लीड्स होती हैं, ये मैं हेक्स एक्सेल पूरी कर चुका हूँ, अब बता रहा हूँ प्रीकार्डियल लीड्स। इसमें V1, V2, V3, V4, V5, V6। अच्छा, इनकी जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हेक्स एक्सेल लीड्स केवल हृदय को एक ही समतल प्लेन पे देख रही हैं, चाहे नीचे से देख रही हैं, इधर से देख रही हैं, सामने से देख रही हैं, मगर सामने से कोई नहीं देख रही हैं। इसमें क्योंकि इसमें कोई भी लीड हृदय को सामने से नहीं देख रही, इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने प्रीकार्डियल लीड्स को अरेंजमेंट किया। प्रीकार्डियल लीड जिन्हें चेस्ट लीड भी कहा जाता है, ये सीने पर लगाई जाती हैं, जो हृदय गतिविधियों को सामने से रिकॉर्ड करती हैं। इस तरह से हमें 6 और एंगल से हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का मौका मिल जाता है। अब आइए जानते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6 को कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं चेस्ट में। मगर उससे पहले हमको इंटरकॉस्टल स्पेस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इंटरकॉस्टल स्पेस क्या होते हैं, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन क्या होती है, मिड एक्सिलरी लाइन क्या होती है, मिड क्लेविकल लाइन क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी में बोनी केस बना हुआ ये दिख रहा है आपको, और ये रिब फर्स्ट, रिब सेकंड, रिब थर्ड, रिब फोर्थ, प्रत्येक रिब के बीच का जो स्पेस है वो इंटरकॉस्टल स्पेस कहलाता है। फर्स्ट रिब और सेकंड रिब के बीच के स्पेस को फर्स्ट इंटरकॉस्टल, सेकंड और थर्ड के बीच को सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड और फोर्थ के बीच को थर्ड इंटरकॉस्टल, फोर्थ और 5 के बीच के स्पेस को फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कहलाता है। इस प्रकार से 9 इंटरकॉस्टल स्पेस हमारे राइट साइड में, 9 इंटरकॉस्टल स्पेस हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं। कि रिब्स तो हमारी एक साइड 12 है, दूसरी साइड 12 है, तो इंटरकॉस्टल स्पेस भी 11 होने चाहिए ना, नहीं, क्योंकि हमारी दोनों साइड की दो रिब्स सीने तक, स्टर्नम तक नहीं आती हैं, क्योंकि उधर सब आती, बैक से आती हैं और आ करके हमारे स्टर्नम से जुड़ती हैं आकर के, मगर हमारी 2 रिब्स राइट साइड में, 2 रिब लेफ्ट साइड में, बीच में ही रुक जाती हैं। वो इसलिए हो जाती है, मान लो कोई खाना वाना ज़्यादा खा लिया, पेट बढ़ जाता है ना, तो अगर वो भी अगर इस तरह चेस्ट की तरह बंद गई होती तो और परेशान। ईश्वर ने बहुत सोच समझ करके बनाया उसको कि भाई 2 छोड़ दो, ताकि अगर कभी कोई पेट पे कोई गैस बन जाए, कुछ हो जाए, तो पेट फूल सके, एकदम फिक्स ना हो जाए, बिल्कुल फिक्स एंगल की तरह ना हो जाए। तो हमारे जो इंटरकॉस्टल स्पेस तो आप समझ में आ गया। और अब आते हैं क्लेविकल। ये जो 2 बोन है ये क्लेविकल्स कहलाती हैं। डायरेक्शन इसमें डायग्राम में भी देख लीजिए, ये बोन आपके क्लेविकल है, और इसको बीच के हिस्से को सेंटर मानकर लाइन नीचे खींची जाएगी, वो मिड क्लेविकल लाइन कहलाएगी। उसी प्रकार से ये हमारी एक्जिला है, एक्जिला से स्टार्टिंग से जो लाइन खींची जाएगी वो एंटीरियर एक्जिल लाइन कहलाएगी, और जो बीच से एक्जिला से लाइन खींची जाएगी वो मिड एक्जिल लाइन कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम इन लीड्स का प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, क्योंकि ये सही है कि जब तक आपको इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप सही ढंग से उसका प्लेसमेंट नहीं कर सकते। लीड 1 और लीड 2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगेगी। V1 जो है और V2 दोनों फोर्थ इंटरकॉस्टल में लगेंगी। राइट साइड में V1 लगेगी, लेफ्ट साइड में V2 लगेगी। दोनों बिल्कुल स्टर्नम के पास चिपका के लगाई जाएंगी। इन्हें स्टर्नम पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर फैट बहुत कम होता है और हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेकंड तो हो गई। अब लेफ्ट साइड में आइए, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। फोर्थ में तो आपने लगा दिया स्टर्नम दोनों में, और उसके नीचे फिफ्थ इंटरकॉस्टल मिड क्लेविकुलर, क्लेविकल के बीच के लाइन खींचें
और पांचवें हमारे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जहाँ पे क्रॉस कर रहा हो वहाँ पर आप V4 लगा दीजिए। अब तो हो गया, V1 लगा दिया, V2 लगा दिया, V4 लगा दिया, V3 कहाँ गया? V3 को V2 और 4 के बीच में लगा दीजिए। ये आपका V2 है, ये आपकी V4 है, इसके बीच में यहाँ पर आप V3 लगा दीजिए। उसके बाद फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन जहाँ पर जा रही हो, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जहाँ क्रॉस कर रही हो वहाँ पर आप V5 लगा दीजिए। और उसी के बगल में मिड एक्सिलरी लाइन के पास में, जहाँ पर मिड एक्सिलरी लाइन क्रॉस कर रही हो, इसके पैरेलल, फिफ्थ के पैरेलल जहाँ पर क्रॉस कर रही हो वहाँ पर आप V6 रख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी 6 की 6 लीड्स पूरी कहाँ कहाँ पर लग गई आपके समझ में आ गया होगा। आपने देख लिया प्री कार्डियल लीड्स कहाँ कहाँ पर है। आइए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हमारी V1 लगेगी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में राइट साइड में, V2 लगेगी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में। दोनों स्टर्नस से चिपक के लगेंगे। स्टर्नस चिपक के इसलिए लगाते हैं कि वहाँ पर फैट कम होता है, और फैट कम होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। और उसके बाद फिफ्थ इंटरकॉस्टल में मिड क्लेविकुलर लाइन पे आ जाइए, उसमें आप लगा देंगे लेफ्ट साइड में आपकी V4, और V2 और V4 का जो प्लेस पड़ता है वहाँ पर आप V3 लगा दीजिए। V5 आप लगेंगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, और उसी के पैरेलल मिड क्लेविकुलर लाइन पे आप लगा देंगे V6। ये हो गया आपका V6। अब हम जानते हैं कि प्री कार्डियल लीड्स हृदय को किस किस डायरेक्शन से देख रही हैं, कि आपने जैसा लगाया है उसी ढंग से हम, जैसे V1 V2 ये हमारी हार्ट की बिल्कुल फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, तो ये सेप्टल लीड्स कहलाती है। हृदय को बिल्कुल सेप्टम को देखती हैं। V2 V3 V4 ये लीड्स हमारी एंटीरियर लीड्स कहलाती हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट के आगे के हिस्से को, एंटीरियर सरफेस को देखती हैं। और V4 V5 V6 ये लेटरल लीड्स कहलाती हैं, लेफ्ट लेटरल्स, क्योंकि हृदय को लेफ्ट साइड से लेटरल साइड से देखती हैं। तो ये हमारा जो हमारी 6 लीड्स हैं हार्ट को एंटीरियर साइड से इस तरह से देखती हैं। आइए देखते हैं इन सभी को लीड्स को हार्ट के ऊपर रखें तो ये सभी 12 लीड्स हार्ट की एक्टिविटी को किस किस एंगल से रिकॉर्ड करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। अब आइए जानते हैं किस टाइप के मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सी लीड पे चेंज आएगा। लेटरल में, लेटरल साइड में MI है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स लीड में आएगा। सेप्टल एरिया में है तो V1 V2 में चेंज आएगा। इन्फीरियर वाल MI है, इन्फीरियर नीचे साइड में आ रहा है तो इसमें लीड सेकेंड, लीड थर्ड और AVF में चेंज आएगा। एंटीरोसेप्टल MI है तो लीड V और V4 में चेंज दिखेगा। लेटरल वाल MI है तो लीड V4 V5 V6 AVL में चेंज आएगा। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ECG। आप हार्ट की एक एक एक्टिविटी को इससे पकड़ सकते हैं। आप क्योंकि आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी लीड हृदय के किस भाग को, एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि समस्या हृदय किस पार्ट में है। अब आइए ECG ग्राफ की संरचना को समझते हैं। ECG ग्राफ में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं 1-1 मिलीमीटर के। हर बड़ा बॉक्स 5 छोटे बॉक्स का बना होता है। इन लाइनों में कुछ खास हिस्से होते हैं, जैसे नंबर 1 P वेव। ये पहली छोटी उछाल होती है। ये बताती है दिल का ऊपरी हिस्सा यानी एट्रिया खून को नीचे ढकेल रहा है। नॉर्मल P वेव छोटी और गोल होती है। नंबर 2 पे आइए QRS कॉम्प्लेक्स। ये बड़ा और नुकीला शार्प हिस्सा होता है। इसमें 3 भाग होते हैं। Q एक छोटी नीचे की लाइन, R ऊंची शार्प चोटी और S फिर नीचे की लाइन। ये दिखाता है कि वेंट्रिकल यानी दिल का निचला हिस्सा धड़क रहा है। QRS आमतौर पर तेज, शार्प और पतला होता है। नंबर 3 है T वेव। QRS के बाद की हल्की उछाल, ये बताती है वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। नंबर 4 PR इंटरवल और ST सेगमेंट। P से QRS तक का समय PR इंटरवल कहलाता है और QRS से T तक का समय ST सेगमेंट कहलाता है। इनकी लंबाई और शेप मायने रखते हैं। एक सामान्य ECG में ये सब नियमित रूप जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, नियमित रूप संतुलित दिखते हैं। अगर कोई हिस्सा बहुत लंबा, छोटा या गायब है तो
कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ईसीजी पढ़ने के 5 आसान स्टेप्स, 5 इजी स्टेप टू डू इट एन ईसीजी। ईसीजी पढ़ना आसान है अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो करें। मैं तो नहीं कहूँगा आप मास्टर हो जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल जीरो भी नहीं रहेंगे। नंबर 1, रेट चेक करें, दिल की धड़कन कितनी तेज है। 2 QRS के बीच के छोटे बॉक्स गिने, फिर उसको 300 को उस नंबर से डिवाइड करें। जैसे 1 2 3 4 5 गिना आपने, 5 बॉक्स है, 300 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 60, तो यानी दिल की रफ्तार 60 प्रति मिनट नॉर्मल है। नंबर 2, रिदम देखें, QRS की लय नियमित है या नहीं, QRS के बीच की दूरी एक समान है कि नहीं, और अगर ऊंची नीचे हो रहे हैं तो ये अनियमित रिदम हो सकता है। नंबर 3, पी वेव चेक करें। हर QRS से पहले एक पी वेव होती है। अगर पी वेव गायब है तो एट्रियल फाइब्रेशन जैसी प्रॉब्लम या इसके अलावा कोई अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 4, QRS की चौड़ाई। QRS की चौड़ाई 3 छोटे बॉक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटे बॉक्स 3 है ना, इसकी चौड़ाई नीचे 3 बॉक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा चौड़ा है तो दिल के संचालन में दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रिकल संचालन उसमें गड़बड़ा सकता है। नंबर 5, ST और T का आकार। ST सेगमेंट सपाट होना चाहिए, अगर ऊपर या नीचे है तो हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। T वेव उल्टी हो या ज़्यादा ऊंची हो गई तो ध्यान देने की बात है। ये तो हो गया आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप अगर ढंग से देखते हैं तो आप ECG को बिल्कुल बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला तो नॉर्मल ECG है, इसको देखिए आप, ECG है, इसे पी वेव छोटी है, QRS तेज और शार्प है, टी वेव हल्की ऊंची, रेट 60 to 80, रिदम नियमित है, सब कुछ संतुलित है। इसमें देखिए टेकिकार्डिया है, रेट 100 से ऊपर जा रहा है, QRS काफ़ी करीब करीब दिख रहे हैं। ये देखिए इसमें इस ग्राफ में ब्रेडिकार्डिया है, धीमी इसमें, इसका रेट 60 से कम आ रहा है और ये अनियमित रिदम है। इसमें एट्रियल फाइब्रेशन में पी वेव गायब है और QRS बेतरतीब है। हार्ट अटैक की ST सेगमेंट ऊंचा हो गया है या नीचे भी किसी में हो जाता है। ये खून की सप्लाई में रुकावट को दिखाता है। ये संकेत देखकर डॉक्टर इलाज तय करते हैं, मगर याद रखें पूरा विश्लेषण आपका डॉक्टर ही करेंगे, हम केवल बेसिक समझा रहे हैं आपको। इस विषय ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और सावधानियां। ECG पढ़ते वक्त कुछ खास चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अभ्यास करें। नंबर 1, पुराने ECG ग्राफ को देखें, रेट रिदम गिनने की प्रैक्टिस करें। अगर किसी पेशेंट में कुछ गड़बड़ निकलता है तो शांत रहें, ठीक, घबराएं नहीं, डॉक्टर से सलाह लें। मरीज को ज़्यादा घबराएं नहीं, नहीं तुम्हारे में ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों अब आपको ECG की बेसिक समझ में आ गई होगी। ये दिल का आईना है जो हमें पहले से अलर्ट कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। इस वीडियो में आज हमने क्या क्या सीखा इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। हमने सीखा ECG क्या है, ECG कराने की आवश्यकता कब पड़ती है, इसको करने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग करना चाहिए, लीड्स कितने प्रकार की होती हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ECG ग्राफ, इसके हिस्से और उसको कैसे पढ़ा जाए, ये सारी जानकारी आपको उसमें देने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें। हेल्थ की जानकारी सबके लिए ज़रूरी है। कमेंट में बताएं कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।